आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में भाजपा के प्रतिनिधित्व वाले महायुति गठबंधन का मुकाबला विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से है। और इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महायुति गठबंधन की जीत पर पूरा भरोसा है। भाजपा को उम्मीद है कि वो पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। हालांकि इस बार के चुनाव में 6 राजनीतिक दलों के चुनावी मैदान में होने से ये किसी अन्य मुकाबले जैसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को महाराष्ट्र में महायुति की जीत का पूरा भरोसा है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र बीजेपी को भरोसा है कि भाजपा वाला महायुति गठबंधन आसानी से 150 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगा। वो क्या वजह है जिसके कारण भाजपा को महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी पक्की लग रही है? भाजपा को महाराष्ट्र में अपनी जीत पर पूरा भरोसा होने के पीछे एक मुख्य कारण वे 76 सीटें हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के साथ उनका सीधा मुकाबला है। भाजपा को इनमें से 50 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। ये 76 सीटें भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने पूरे राज्य भर में 102 सीटों पर चुनाव वो लड़ रही है, जिसमें से काफी संख्या में सीटें भाजपा के खिलाफ है। स्थिति में भाजपा कांग्रेस की सफलता दर को कम और काफी हद तक कम कर सकती है। तो बता दें आपको कि मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से मुकाबला है वो महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में है। महाराष्ट्र में क्या महायुति की वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या महायुति की वापसी होगी महाराष्ट्र की सियासत में? क्योंकि लगातार दावे और वायदे किए जा रहे हैं। दावे और वायदे इस बात के लिए कि सरकार अब हमारी ही बनने जा रही है, इस तरह के दावे वायदे किए जा रहे हैं। किसके दावे और वायदों में कितना दम है ये जनता को तय करना है। जनता तय करेगी और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर जनता किसके दावों पर विश्वास करती है। महाराष्ट्र की जंग में कौन किस पर भारी है? दरअसल एक तरफ वो पार्टियां हैं जो कि टूटकर बनी हैं, चाहे शिवसेना की बात करें या फिर जो एनसीपी के अजित पवार गुट की बात करें, तो दूसरी तरफ वो हैं जो कि दिग्गज नेता कहे जाते हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। उन नेताओं की बात करें, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में ये पूरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो गठबंधन है जो अभी हाल ही में बना है, ज्यादा वक्त उसको बने हुए नहीं हुआ है। तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में किसके दावों में कितना दम है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और अपने आप को बेहतर साबित करने की जद्दोजहद में लग गए हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, आपका स्वागत है। और महेश तापसे जो हमारे साथ है, प्रवक्ता है एनसीपी शरद पवार गुट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आलोक वत्स जी आपके साथ करते हैं। क्यों लगता है आपको कि एक बार फिर से महायुति सरकार रिटर्न कर रही है? देखिए नेहा जी, हम जहाँ कहीं भी चुनाव में दोबारा गए हैं, हमें अपने काम पे भरोसा है। हमने काम किया है, जनता के हितों का ख्याल रखा है, प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम किया है, वहाँ के महिलाओं के उत्थान का काम किया है, वहाँ पर नौजवानों के लिए काम किया है और एक स्थिर और मजबूत सरकार, कानून व्यवस्था लचर नहीं होने दी है। ये सारी चीजें हमें फेवर करती हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों ने चुनाव लड़ा है पूरे भारत में, आपने देखा है कि वहाँ हम दोबारा तिबारा रिपीट हुए।
चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, हरियाणा की बात ले लीजिए, गुजरात की बात ले लीजिए, सब जगह लगातार हम रिपीट होते आए हैं। या बिहार की बात ले लीजिए। तो कुल मिलाकर हमारे काम का हमको भरोसा है। और आज जिस तरीके से वहां पर महाविकास अघाड़ी के लोग बेचैन होकर वोट के लिए फतवा जारी करवा रहे हैं। आपने अभी सुना होगा कि एक मौलवी साहब ने कहा है कि जो मुसलमान महाविकास अघाड़ी को वोट नहीं देगा उसका हम बहिष्कार कर देंगे समाज से। तो इस तरीके की अब एक्सट्रीम चीजें बोली जाने लगी हैं। सनातनी लोग इन चीजों को सुन रहे हैं और इसका जवाब वो देंगे कल। कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इसका करारा जवाब कल देंगे। और जब 23 तारीख को आपके साथ बैठ के चुनाव की चर्चा होगी तो आप कहेंगे कि वाकई में महायुति बहुत आगे चल रही है और ये हमें अपने काम के भरोसे के दम पे है। ठीक है संजय जी, ये तो कह रहे हैं हमने काम इतना बेहतर किया है और जो संदेश आप लोग दे रहे हैं उसका एक अलग ही संदेश जनता में जा रहा है, जिसका जवाब जनता आपको देगी कि किस तरह से आपकी नीति रीति में परिवर्तन हो गया, विचारधारा में परिवर्तन हो गया। और इसके साथ साथ जो काम है हमारा, काम बोल रहा है और वो काम जो है उसके आधार पर जनता इस बार एक बार फिर से हमें वापसी करवाएगी। देखिए नेहा जी, 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने सरकार चलाई थी एनडीए के माध्यम से, जिसको उन्होंने 50 अदानी के माध्यम से 50 हो गए एकदम हो गए करके, ये जनता कह रही है, जनता का शब्द है ये, 50 हो गए एकदम हो गए करके उन्होंने तोड़ा। सीबीआई ईडी का है दिखाया, जो जिनके खिलाफ ही आरोप लगाते थे। तो थोड़ी बात ये देखिए, वही इनकी सरकार में आज उप मुख्यमंत्री है, मंत्री हैं। अजीत दादा पवार के लिए कहते थे चक्की पीसिंग, हम नहीं कहते थे भाई। देवेंद्र फडणवीस कहने क्या जरूरत थी, जब जानते हो अनिश्चितता की स्थितियां रहती राजनीति में, तो अगर आरोप भी लगाने की क्या जरूरत थी। आप चुपचाप उनको लेते, लेकिन नहीं, आरोप लगाए गए। 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला बात कहने वाले माननीय प्रधानमंत्री है, हम नहीं है। और नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम का साथी बता रहे थे। एक मंत्री हमारे यहाँ थे एमबीए में, उस एमबीए महाविकास अघाड़ी मंत्री थे, इनकी महिला ने आरोप लगाया था कि साहब इन मंत्री के ऊपर इन्होंने महिला का दुर्व्यवहार किया है, गलत काम किया है, इसलिए उस मंत्री को हटाया जाए। उद्धव ठाकरे ने उस मंत्री को हटा दिया और जब इनकी सरकार बनती तो मंत्री पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो जाता है। इसके बाद आप देखिए प्रोजेक्ट वहां पर जो लगने थे, 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट उन्होंने वापस भेज दिए, बाहर भेज दिए। 2.5 लाख नौकरियां इन्होंने, जो वहां के बेरोजगार लोग हैं, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा। और समझे महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में मुद्दा सबसे बड़ा जो बना हुआ है वो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है। तो महंगाई बेरोजगारी में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो नफरत भय उन्माद फैलाने में लग जाइए। क्या फैलाने में लग जाए कि सब फटोगे तो कटोगे। तो कैसे नारे देने की जगह वगैरह उन्होंने अगर सही में काम किया होता, विश्वास लिया होता, जिस तरह से आज हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं, तो इस तरह के नारे लगाने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी धमकी दे रहे हैं अजीत पवार को और शिंदे को, एक है तो सेफ रहोगे वरना तुम्हारा काम लग जाएगा। आप देखिए, ठीक है, मैं महेश जी का रुख कर लेती हूँ। मैं तो 2.5 साल बनाम 2.5 साल की बात कर रही हूँ। 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे की सरकार देखी या महाविकास अघाड़ी की सरकार जनता ने देखी, 2.5 साल फिर महायुति की भी तो सरकार देखी ना। अब किसमें कितना दम और कौन सा बेहतर रहा। महेश जी, क्यों लगता है आप लोगों को कि वो 2.5 साल के काम की बदौलत आप एक बार फिर से सत्ता में आएंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कुछ किया ही नहीं था। आप लोगों ने कोरोना काल में ही अपने कहीं ना कहीं अपना काम दिखाने की कोशिश की, वो भी वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। हालात जो थे वो लोगों ने देखा, जनता ने देखा। क्यों लगता है आप लोगों को कि आपको जनता मौका देगी? तो झूठ बोलने की आदत है। पहली बात तो ये है कि हमारी सत्ता हमारी वजह से नहीं गई, हमारे दलों को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, तोड़ा गया। तो ये नैतिक मूल्य जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें को पैरों के नीचे रोनते हुए, संविधान के टुकड़े टुकड़े करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए महाराष्ट्र में सरकार बैठी। उस सरकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित था, दुर्भाग्यवश चुनाव के पहले वो नहीं आ पाया।
इसलिए अब जनता की अदालत में हम गए हैं। अगर जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही किया तो उस प्रकार से जनता निर्णय देगी। हमें लगता है कि जो हुआ वो पूरी तरह से गलत था। महाराष्ट्र में हमने जम के लोकसभा में प्रचार किया, लोकसभा का नतीजा आपके सामने। 400 पार का नारे की बात करने वाले 250 पार भी नहीं कर सके, ये आपने देखा है। महाराष्ट्र में हमने भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद को एक अलग पार्टी बताती, पार्टी विद डिफरेंस बताती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद की कैडर को छोड़ के जितने भी लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए, चाहे वो इनकम टैक्स का आरोप हो, सीबीआई का आरोप हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का आरोप हो, ये सारे आरोपियों को अपने सरकार में ले लिया, सरकार बनाई। और वहां पर जो शिवसेना उनका सबसे पुराना मित्र था, 30 साल पुराना सबसे पहला मित्र था, उसी को उन्हीं के घर फोड़ दिया। वहां पे अजीत पवार जी के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाला किया। भोपाल में उन्होंने कहा 2 दिन में तो अधिक ज्यादा उनकी सरकार की गोद में जाके बैठ गए। तो इस प्रकार से मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, राजनीति करना और राजनीतिक मूल्यों को पैरों तले रोंदना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपको नैतिक अधिकार नहीं रहा महाराष्ट्र की जनता से मत मांगने का। आप तोड़ मोड़ जोड़ की सरकार बनाने में माहिर है, आप वो करते रहिए। हम अपनी जो भी है लड़ाई जनता की अदालत में रखेंगे। शायद हमारे पास आपके इतने पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है, तोड़ मोड़ की राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। ठीक है आलोक जी, क्या ये एक ऐसा चुनाव भी होगा जो ये तय कर देगा कि क्योंकि लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहे थे कि देखिए अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार आप लोगों ने बनाई, लगातार ये आरोप लग रहे थे आपने पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की, लगातार ये आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से सरकार बनाती है, अपने पैसे के दम पर सरकार बनाती है, खरीद फरोख्त करती है। तो ये जो चुनाव है वो ये भी तय कर देगा कि आखिर जनता में क्या संदेश गया, क्या वाकई जनता मानती है कि बीजेपी ने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई या नहीं मानती है। पुष्टि करेगा कि जनता इस बात पर किस ढंग से मोहर लगाती है। मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। और रही बात कांग्रेस ने, नेहा जी अपने रेजिम में 60-65 साल के अपने रेजिम में 90 निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम किया है, ऑन रिकॉर्ड है। और हमने किसी सरकार को गिराने का काम नहीं किया। लोकतंत्र में लोग एक दूसरी पार्टी में छोड़ के आते जाते हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो स्वेच्छा से कोई गए, लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया कि 1 करोड़ रुपए, इतने 10 करोड़, 50 करोड़, लेकिन आज तक किसी ने 100 की गड्डी भी नहीं दिखाई। हाँ जी, ये देखिए मुझे भाजपा से ये 100 की गड्डी मिली है, ये अनैतिक काम करने के लिए। कहने और करने में अंतर होता है। अगर आपको पास हमारे खिलाफ पर्याप्त सबूत है, पुख्ता सबूत है, ठोस सबूत है, तो टेलीविजन पर बोलने की बजाय उनको कोर्ट में ले जाके घसीट दीजिए और सारे सबूत वहां पेश कर दीजिए। आजकल नया युग है, सारी चीजें टेप हो जाती है, बातें टेप हो जाती है, फोटो निकल जाती है, सारी चीजें सुविधाजनक रूप से मिल जाती है, सीसी कैमरे में जब्त हो जाती है चीजें। अगर आपके पास इस तरीके का कोई सबूत है तो टेलीविजन पर हमें बदनाम करने से क्या फायदा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ गए हैं, नेता एनसीपी अजित पवार गुट के। बहुत स्वागत है मुखलेश जी आपका। मैं आपका रुख करूं उससे पहले संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने हैंड रेज किया था, जल्दी से बताएं संजय जी। देखिए 356 जो बात करते हैं, 356 धारा जो थी वो संविधान में नियत धारा है। उसके बाद दल बदल कानून बनाया गया था। दल बदल कानून के अंतर्गत 2/3 मेजॉरिटी को तोड़ता है तो अपना दल बनाता है, और दल बनाने के बाद वो चुनाव लड़े, अपना चुनाव चिन्ह ले। इन्होंने क्या किया, ना उसने दल बनाया ना कुछ बनाया, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात जो कह रहे प्रमाण दीजिए, नीतीश कुमार के जब खरीदे जा रहे थे उन्होंने बाकायदा फोन टेपिंग सुनाई थी और उसी के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। ये नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार ने टेप सुनाया गया, तो टेप सुनाए तो उन्होंने, और इसके बाद सरकार तोड़ी थी। सरकार से अपना गठबंधन लेकर आरजेडी से सरकार बनाई थी। तो देखिए बहुत चीजें जनता देखती है, ये चुनाव में समय तो फिर वापस क्यों आ गए सर? ये तो राजनीति है ना, ये तो आप भी समझते हैं सर, राजनीति में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। आज नीतीश कुमार जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। उस वक्त क्या था क्या नहीं था उसको कह के अब क्या फायदा। मौजूदा स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही है ना सर। भारतीय जनता पार्टी इतनी दाग थी तो उसके साथ अब सरकार में क्यों है, ये भी तो सवाल है ना। नहीं, जो इन्होंने कहा उसको मैंने जवाब दिया, प्रूफ दिखाया था। ये मैं
कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और बाकी जनता ने लोकसभा चुनाव में नहीं, वो दाग तो आपको अब जवाब नीतीश दिया। कुमार को अच्छे लग रहे हैं ना सर। वो दाग जो लगाए थे उन्होंने, वो तो नीतीश कुमार को अब अच्छे लग रहे हैं। वो तो कहते हैं ये दाग नहीं, अच्छे हैं। नीतीश कुमार की साथ कोई बात ही नहीं है, बस मैंने उदाहरण दिया था बस। और नहीं। नीतीश कुमार की कोई बात नहीं। नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था। हृदय धन्यवाद देता हूँ उनको मैं। अगर वो ना होते तो इंडिया गठबंधन नहीं बन पाता। मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ उनको, शुभकामनाएं देता हूँ उनको। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना काम किया है, नौकरी दी। आप लोगों ने तो वो 2.5 साल कोरोना काल में ही कहीं ना कहीं निकल गए आप लोगों के। तो वो जनता से जुड़े हुए काम क्या उतने उस लेवल पे हो पाए जिस लेवल पे होने चाहिए थे वो 2.5 साल में? देखिए नेहा जी, बहुत स्पष्ट आप समझ लीजिए मेरी बात। जब महाविकास अघाड़ी बनी, इन्होंने इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तमाम लोगों ने आरोप लगाया था हिंदुत्व उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है और बाला साहब ठाकरे को छोड़ दिया है। जितने उपचुनाव वहां हुए होंगे, आप समझ लीजिए हर उपचुनाव में महाविकास अघाड़ी जीती है, एक हाथ से छोड़ दिए। लोकसभा चुनाव जो होता है, लोकसभा चुनाव विधानसभा से बड़ा चुनाव होता है। उस लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बम्पर जीत थी। अगर उद्धव ठाकरे या एमपीए ने काम नहीं किया था महाराष्ट्र में, या जो मुद्दे हम गिना रहे हैं आपको कि सरकार तोड़ी गई, सरकार इस तरह से सरकार तोड़ के नई सरकार बनाई गई, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लिया गया। अगर ये सब मुद्दे न होते तो महाविकास अघाड़ी को बहुमत क्यों देता? दूसरा, उद्धव ठाकरे के ऊपर विश्वास, महाविकास के ऊपर विश्वास आज भी जो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, हर जिले में देख रहा हूँ, उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के ऊपर लोगों का विश्वास है। ये क्या काम कर रहे हैं? नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है मुकेश शेख जी, देखिए आप लोग तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यही कह रहे हैं। अभी आपने सुना संजय जी को। और सवाल इस बात को लेकर है, लोकसभा चुनाव में तो एनसीपी का कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। या अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है महायुति का, खास तौर पे एनसीपी का, जहाँ जहाँ पे आप लोगों के कैंडिडेट खड़े हैं? नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है सर। देखिए, अभी ये लोकसभा चुनाव की बात आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो टाइम था हमारे पास शॉर्ट टाइम था और बहुत से कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करने का काम किया, लोगों को भ्रम फैलाने का काम किया, एनआरसी, एमपीआर, सीए, तो ये सारे चीजों के अंदर वो कामयाब हो गए। लेकिन ये अभी महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हो रहा है इसमें कामयाब नहीं होंगे। जनता जो है महायुति के साथ है और महाविकास आघाड़ी के अंदर सब तालमेल इनका ठीक नहीं है। और ये कभी ये जो 3 बिगाड़ा वाला काम जो है अभी कर रहे हैं सभी बड़े लीडर है, और बड़े लीडर सब सीएम बनने की रेस में है तीनों। और हमारे महायुति के अंदर हम सीएम कोई भी बने जिसका मतलब संख्या ज्यादा होगा वही सीएम बनेगा, और उनके अंदर वो नहीं है, मतलब उनका संख्या हो या ना हो लेकिन सीएम के दावेदार सब कोई है। तो और दूसरी बातें ये कह रहे हैं, आज मैं द्विवेदी की बातों से, साहब की बातों से मतलब जवाब दे रहा हूँ। मैं मुझे अभी जोड़ा गया, अभी मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें, सुना मैं। तो ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी कब तक चलाएंगे, इनके साथ वो भी देखना है जो कांग्रेस के विरोध में उद्धव साहब ठाकरे के जो पिताजी है बाला साहब ठाकरे, उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया कांग्रेस का, और उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया है, हिंदुत्व को लेके चला है। विरोध किया था। अरे उन्होंने विरोध किया है, कांग्रेस का विरोध किया है हमेशा। उद्धव ठाकरे के पिताजी ने कांग्रेस का हमेशा विरोध किया और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ। एनसीपी का क्या इतिहास रहा है ये तो बता दीजिए मुखलेश जी। एनसीपी का क्या इतिहास रहा है? एनसीपी देखिए, एनसीपी पूरा अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। नहीं, एनसीपी का इतिहास क्या रहा? शरद पवार कहाँ से आए, कैसे उन्होंने पार्टी बनाई, क्या विचारधारा थी? आज आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। शरद के प्रवक्ता होगा, उनसे पूछिए। मैं शरद पवार साहब के बारे में क्या बयां करूं, सारा जग जाहिर है। बीजेपी के साथ हर किसी ने अपने बचत के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चाहे मुलायम सिंह यादव हो और सारे लोगों ने, अभी नीतीश कुमार का भी नाम आपने लिया, कल तक नीतीश कुमार सेकुलर थे, मुसलमानों को इफ्तारी में जाता था, टोपी पहन के हर किसी को लुभाने का काम करता है। सेकुलर तो आप भी थे। हम आज भी है, आज भी है। हमारे लोग सबके साथ है, सबका विकास। और हमारे गठबंधन में आके विचारधारा में परिवर्तन नहीं आया क्या? जी, परिवर्तन नहीं आया विचारधारा में गठबंधन में आकर?
नहीं, परिवर्तन क्या है? हम जिनके देखिए, साथ हमारे आप हैं वो सेकुलर है क्या? देखिए, उनकी पार्टी अलग है, हमारे जो पार्टी अजित गठबंधन की बात करिए ना सर। वो उनके साथ सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब पार्टी, सब धर्म के लोग हमारे पार्टी में है। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैडम। हिंदुत्व तो में राज ठाकरे बड़ा और कोई बड़ा, सभी तो लेकिन बड़ा जो लोग है। कहते थे कि चक्की पीसिंग जेल में डालिंग वो कहाँ? उनके साथ ही है अभी इस वक्त आप। देखिए, राजनीति के अंदर कोई किसी का जो है मतलब कायम का शत्रु नहीं होता, कायम का मित्र नहीं होता है। आप फर्नांडिस से पूछिए कि अजीत दादा पवार को क्यों लिया है, और जनता तय करेगी अभी आने वाले चुनाव में। अजीत पवार साहब को सीएम बनाना है हम सबको, और 3 में फिर अजीत पवार ही होगा महाराष्ट्र का, उनके बगैर सरकार नहीं बनेगा। अच्छा, सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम चल रहा भाई, कहाँ नहीं था पवार सीएम बन गए। चलिए आलोक जी, हेलो, अजीत नाम तो उनके पार्टी के लोग चला रहे ना, मेरे अजीत पार्टी की पवार तरफ से सीएम बनने अजीत जा रहे पवार हैं। को CM आपकी देखना सरकार चाहता आती है तो अजीत पवार सीएम बनेंगे। सुन लीजिए, जनता तय करेगी मैडम, जनता तय करेगी। हाँ। अभी बहुत कुछ बाकी मैं है। मुकेश जी एक सेकंड, आलोक जी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। हाँ, ये जब चुनाव जीत के आएंगे फिर उसके बाद सब लोग मिल बैठेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन बनेगा महायुति से ही, इसमें कोई शक नहीं है। और कहाँ बाहर थोड़ा ले आओगे, इसके बाहर नहीं लेके आओ क्या, कहीं खरीद के। कोई लोकतंत्र में आजकल कुछ भी हो सकता है। कोई नया भ्रष्टाचारी मिल गया और कोई क्या जिसको सीएम बनाना है? भाई भ्रष्टाचारी तो भरपूर पार्टी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी के समय। भ्रष्टाचारी कौन है और सदाचारी कौन है, ये जनता को तय हम करने नहीं लगा रहे भैया, बस मैंने कहा ना, जनता को तय करने दीजिए भ्रष्टाचारी कौन है और सदाचारी कौन है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले बाद प्रधानमंत्री जी कहते थे हम लोग तो गरीब आदमी भाई, हम लोग तो पांडव हैं, हम लोग पास शक्ति कहाँ है? आज पास ईडी है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, अरे हमको अंदर चला दोगे अभी 2 मिनट में? भैया आप महान हो, आप लोग पास जबरदस्त पावर इस समय है, जो चाहो वो कर दो आप। चलिए, जिसको चाहो बड़ा डाउन तो संजय राउत सबसे बड़ी पावर तो सर जनता के हाथ में है। जनता अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करती है, ये इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।